रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका रिटन जब आपने क्लियर किया तो आपको कॉल करते हैं एसएसबी इंटरव्यू के। सर मैथ्स फील्ड के बारे में बताओ ना सर। मैं ये कंप्लीट कर लूं उसके बाद बता दूं, चलेगा? और मैथ्स वाले भी एनडीए में जा सकते हैं, तो ये आप रिलेट कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है? राइट। तो एसएसबी इंटरव्यू चलता है, वो 5 दिन का होता है, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, ठीक है? लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एनडीए में मैथ्स अगर आपके पास है और साथ में फिजिक्स है, मैथ्स और फिजिक्स है, तो तीनों फील्ड यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है, आप कॉमर्स वाले हैं, तो आप सिर्फ एक जगह अप्लाई कर सकते हो, दैट इज आर्मी। यानी आप ना नेवी में जा सकते हो ना एयरफोर्स में जा सकते हो, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स में दोनों में वो इक्विपमेंट्स रहेंगे जिसमें कि फिजिक्स का इस्तेमाल, बेसिक फिजिक्स का इस्तेमाल काफी ज्यादा है। तो अगर आपका बैकग्राउंड फिजिक्स का नहीं है तो आप नहीं जा सकते। तो अभी किसी ने मुझसे सवाल किया था मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं, तो मैथ्स वालों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? अच्छा, अब लड़कियों के लिए क्या, लड़कियों और लड़कों के लिए भी क्या, ठीक है? एक तो ये एनडीए हो गया। दूसरा एग्जाम क्या हो सकता है कि जिसके थ्रू आप आर्मी में या एयरफोर्स में आप एंट्री ले सकते हो। तो आर्मी एयरफोर्स में एंट्री के लिए एक और एग्जाम है, इसको आप सुन लीजिए, एफ कैट, AFCAT, एफ कैट, ठीक है? इसमें लड़कियां भी अपियर हो सकती हैं, ये ग्रेजुएट्स के लिए होता है एफ कैट, ठीक है? और इसका जून वगैरह के आसपास, जून से लेके दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन आता है। बेसिकली ये एयरफोर्स के लिए है रिक्रूटमेंट। तो इसमें आपको फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच, तीनों ब्रांचेस में इसमें रिक्रूटमेंट होता है। फ्लाइंग ब्रांच में जो एज लिमिट है वो 20-24 इयर्स की है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में 20 से लेके 26 साल तक, ठीक है? अब ये जो है इसमें भी 2 लेवल के पेपर है, पहला आपने क्लियर किया, उसके बाद आप दूसरा, एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू का प्रोसेस लगभग सेम होता है जो होना चाहिए एनडीए के साथ, एक लेवल और ऊपर मान के चलो, ठीक है? तो ये एक तरीका है जिसमें कि फीमेल कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और तरीका है जिसमें आप आर्मी में जा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ फास्ट ट्रैक सिलेक्शन, FTS। अब फास्ट ट्रैक सिलेक्शन का मतलब है, ये सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है? देखो, ये है जो वेदर डिपार्टमेंट होता है एयरफोर्स का, दैट इज मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है? तो जो वेदर डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसीज निकलती हैं, और वो वैकेंसीज के आधार पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के बेस पे करते हैं, वो कहलाता है FTS एग्जाम, ठीक है? अगर आप एनसीसी लेते हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज को, अगर आप एनसीसी लेते हैं कॉलेज में और आप एनसीसी में डेडिकेटेड कैडेट है, 60% आपके नंबर आ रहे हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, आपने आर्ट डे परेड, रिपब्लिक डे परेड में पार्ट लिया, आपने अलग अलग उनके जो जो अलग अलग कैंप्स होते हैं उसमें आपका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू कॉल आ सकता है। इसमें कोई एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं। ये मैथ्स वाले, नॉन मैथ्स वाले सभी के लिए एक बता दूं, और इससे बेहतर आपको ऑप्शन नहीं है आर्मी में घुसने का, लेकिन वो एसएसबी इंटरव्यू की आपको तैयारी करनी होगी। और मैं फिर से बता दूं, 5 दिन चलता है, इलाहाबाद में होता है, 5 दिन चलता है और इलाहाबाद में होता है ये एसएसबी इंटरव्यू, ठीक है? अब और भी कुछ तरीके जिसमें कि आप जा सकते हैं। सर NITN बनने के लिए क्या करना चाहिए? किसके लिए बेटा? NITN बनने के लिए, राइट? अब ये तो इंजीनियरिंग वाली बात हो गई, NITN बनना है या IITN बनना है आपको, ठीक है? तो नेचुरली आपको इंजीनियरिंग सिलेक्शन एग्जाम देना होगा। तो आपके पास एक ही एग्जाम है जो आप जिसको बेसिकली टारगेट करते हो यहाँ पे, एंड दैट इज नीट, ठीक है? दैट इज जेई। तो अब उसमें मेंस है और उसमें एडवांस्ड है, ठीक है? तो अगर आपको NITN बनना है तो आपको अच्छे नंबर लाने होंगे उसमें कि आप क्वालिफाई कर पाओ एडवांस को। इनफैक्ट मेंस में भी आपका एनआईटी में सिलेक्शन हो सकता है अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो, और अगर आप एडवांस देते हो तो उससे भी आपका एनआईटी में सिलेक्शन हो सकता है। तो आईआईटी का भी सिलेक्शन आपका बेसिकली एडवांस से ही है, जेई एडवांस से ही है। और इसकी तैयारी मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के सबसे कठिनतम एग्जामों में से एक माना जाता है, ठीक है? तो अगर कठिनतम एग्जामों में से एक माना जा रहा है तो इसकी तैयारी भी उतनी ही ईमानदारी से आपको करनी होगी। हम सबका एक सपना होता है कि हम आईआईटी से पास आउट करें। अगर आईआईटी सिलेक्शन नहीं भी हो पाए
एनआईटी कोई बुरा नहीं है, एनआईटी भी आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन देता है, ठीक है। और कुछ एनआईटीज तो आईआईटीज के लेवल के हो चुके हैं। तो आप बस एक ही चीज आपसे रिक्वायर्ड है कि 10th के बाद ही आपका बेसिकली प्रिपरेशन चालू हो जाएगा। मैंने अभी देखा है, कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है कि जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है एनआईटी में या आईआईटी में, वो बच्चे तो 8वीं से अपना प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। अब आप समझ जाइए कि कोई कितना सीरियस है इस मैटर को लेके, ठीक है। क्योंकि याद रखिए, मेहनत आप इसमें जितना करोगे, क्योंकि ये ऐसा है कि इसका जो कोर्स सिलेबस भी होगा, जो क्वेश्चंस भी आएंगे, वो आपके थोड़े एक लेवल डिफिकल्टी ऊपर, एक या दो लेवल डिफिकल्टी ऊपर है कंपेयर टू योर एनसीईआरटी बुक्स या रेगुलर बोर्ड बुक्स। तो आपको उतनी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितना आप हेल्प ले सकते हो अपने टीचर्स से, बहुत अच्छी बात है। अगर आप सक्षम हैं, मैं फिर से कहूंगा, अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको कोई इकोनॉमिक इशू नहीं है, तो अगर आप कोचिंग ले सकते हैं तो बिल्कुल कोचिंग लेने के बारे में सोचिए। और आप उस बारे में क्योंकि एक रेगुलरिटी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसमें एक रेगुलरिटी बनी रहती है। और देखो, टाइम डिसिप्लिन जो है ना लाइफ का, वो बहुत जरूरी है इसमें। क्योंकि एक एवरेज, अगर मैं कई बच्चों से मैंने बात किया, जैसे नीट वालों के लिए भी और ये अपने आईआईटी जेई वालों के लिए भी, कि कितने देर पढ़ाई करते थे, ईमानदारी से बताओ। देखो, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है कि मैं 9 घंटे 10 घंटे पढ़ता था, लेकिन एग्जैक्ट प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं कि आपने, हाँ, कुछ याद हुआ, मैंने कुछ किया इस वक्त, ये नहीं कि आप सिर्फ टेबल के सामने बैठे थे। तो ये सारे बच्चे जो हैं ये रेगुलर थे, और इन सब की स्कूल के सिवा, स्कूल के सिवा 4 आवर प्लस प्रिपरेशन था, 4 घंटा प्लस प्रिपरेशन था हर दिन। यहाँ पे किसी ने 6 से 7 घंटा लिखा है, फाइन, दैट्स क्वाइट, बहुत अच्छी बात है अगर कर सको, आप में है कैपेसिटी तो। बट ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं, 4 आवर प्लस रेगुलर डेडिकेशन। और ऐसा नहीं कि सारी चीजें एक साथ, सब्जेक्ट वाइज, पीसीएम है या अगर आप नीट के लिए दे रहे हो तो पीसीबी है, तो आप एक टाइम टेबल बना के उस हिसाब से आप अपना वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज इट। कि अगर आप कर रहे हो, आप में रेगुलरिटी है, आप में एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, इसमें एक आपकी एबिलिटी होती है कि कैसे आप क्विकली किसी सम को सॉल्व कर सकते हैं। ना, किसी सम को सॉल्व करना है क्विकली, तो उसके लिए आपको मेमोरी में आपका रिकॉलिंग पावर अच्छी होनी चाहिए फॉर्मूले। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, वेदर इट इज आईआईटी जेईई, वेदर इट इज नीट, नीट के फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सब में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो फॉर्मूलाज आपको याद कैसे रहे, राइट? सबसे बड़ा सवाल ये कि इतने फॉर्मूला है यार, भूल जाता हूँ, याद कैसे रहे? देखो, एक नियर एक्सपोजर इफेक्ट एक चीज होता है, समझने की कोशिश करो, शांति से सब सुनेंगे इस चीज को, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। आपको कोई नहीं बोलता है कि दुकान में ये समोसा रखा हुआ, लेकिन आप जब भी बाजार से निकलते हो और किसी मिठाई की दुकान के सामने से निकलते हो, फॉर एग्जाम्पल उत्कल मान के चलो, सेक्रेटरी, तो आप देखते हो कि वहां पे समोसे रखे हुए हैं, आपको कोई बताता नहीं कि ये समोसा है, यू नो इट, ठीक है? आपको मालूम है, दिमाग में आपके फेड है कि ये समोसा, क्योंकि आप एक्सपोज्ड हो उस चीज से, बार बार आप बार बार उस चीज को देख रहे हो। बस ये सेम चीज फंडा है कि जो फॉर्मूलेस आपको याद नहीं हो रहा है, तमाम फॉर्मूलेस को आप एक शीट में लिखिए, ठीक है? वेदर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, वेदर वो मैथ्स से रिलेटेड हो, एल्गोरिथम्स हो, वेदर वो फिजिक्स से रिलेटेड हो, इनको अलग अलग लिखिए, कलरफुल बनाइए, क्योंकि कलर जो होता है वो हमेशा अपीलिंग होता है, ठीक है? और दीवारों पे ऐसी जगह पे चिपका के रखिए अपने रूम में जो आपके सामने बार बार आता है। जैसे दरवाजा, जब आप रात को सोते समय दरवाजा बंद करते हो, जैसे आपने दरवाजा बंद किया तो पीरियोडिक टेबल का एक पीछे आपने वो बहुत बड़ा एक पोस्टर बना के लगा, तो आपको आंखों के सामने है, ठीक है? बार बार वो आपकी आंखों के सामने एक्सपोज्ड होगा, तो आप यकीन मानो आप उसको भूलोगे नहीं। तो एक अगर लाइफ में आप सिस्टम लेके चलो, तो ना आपके लिए आईआईटी डिफिकल्ट है, ना आपके लिए नीट डिफिकल्ट है। और एक चीज, अगर किसी को आप पूछ सकते हैं चाहे तो, मान लीजिए अगर नीट क्वालिफाई नहीं होता है, अगर आप मेडिकल नहीं कर पाते हैं, एमबीबीएस के लिए आप सिलेक्ट नहीं हो पाते, हो जाता है कई बार, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या लाइफ खत्म होती है क्या? तो क्या आगे कुछ ऐसे कोर्सेज नहीं है क्या कि जिससे हम कुछ बेहतर कर सकते हैं? क्या है या नहीं है? तो अगर आप चाहो तो आप ये चीज भी मुझसे पूछ सकते हो। राइट, मैं ओपन कर रहा हूँ हाउस के क्वेश्चन के लिए, पूछिए। सर
डॉक्टर के लिए क्या करना है? डॉक्टर के लिए क्या करना है बेटा, आप पहले ये मुझे बताओ कि कौन सा वाला डॉक्टर आपको बनना है। मतलब डॉक्टर बनना है, देखो कई तरह के डॉक्टर्स होते हैं ना। सर MBBS। एमबीबीएस, ठीक है। तो एमबीबीएस के लिए तो नीट एग्जाम देना ही पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है। तो अभी तक तो मैं वही बता रहा था कि नीट एग्जाम अगर आपको देना है तो पीसीबी आपके पास होता है, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी को आप बॉटनी के साथ आप एक बाइफरकेशन बॉटनी भी साथ में ले लो, ठीक है। तो ये आपको तो करना ही पड़ेगा और 600 प्लस मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। अब 600 प्लस मार्क्स लाना आसान नहीं है, कठिन है, ठीक है। तो इसलिए आपको सबसे पहले लाइफ में डिसिप्लिन लाना है, एक टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करोगे। जो आपकी रेगुलर बुक्स है ना, जो आपकी रेगुलर बुक्स है वो तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ ही साथ जो एडिशनल जो एमसीक्यूज जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होती हैं उनकी भी आप तैयारी करोगे, ठीक है। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, नेट में क्वेश्चन बैंक्स वगैरह अवेलेबल हैं जिनके लिए आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप उन चीजों को इकट्ठा कर सकें, अपने सीनियर्स से कुछ गाइड बुक्स ले सकें और तैयारी करें, लेकिन एक ही शर्त है कि इसमें रेगुलर 4 से 5 घंटे की पढ़ाई होगी और सारी चीजें एक साथ नहीं, टाइम टेबल बना के अच्छे से आप कीजिए, आई एम श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आपका मेडिकल में नहीं होता है, ठीक है, तो क्या हमारे बीच में ऐसे कोई बच्चे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो एमबीबीएस में नहीं होता तो आगे और क्या कर सकते हैं, कि मेरे पास एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन हो, मैं आगे क्या कर सकता हूँ? डू यू वांट टू नो? हाँ, यहाँ पे लहरे ज्योति, यस, ओके। मैं आपको कुछ कोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ जो अभी बहुत रिवार्डिंग है। रिवार्डिंग मतलब तुरंत नौकरी और उसके साथ साथ पैसे, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? देखो मेडिकल के बारे में आप जानते हो कि एमबीबीएस, सबसे पहला आप एमबीबीएस की तरफ सोचते हो, ठीक है। अब अगर एमबीबीएस नहीं हो पाए तो बीएएमएस, दैट इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन, या बीयूएमएस यूनानी मेडिसिन, बीएस बैचलर ऑफ सिद्धा। अब ये सिद्धा के कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है भाई, तो मैं इसके बारे में ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये तमिलनाडु में है सिद्धा, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटका में सिद्धा के कॉलेजेस है, केरला में शायद कुछ है। आयुर्वेद के कॉलेज आपको यहाँ मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और आपको होम्योपैथी कॉलेज भी मिल जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि आयुर्वेद और होम्योपैथ में क्या पैसा है, तो बिल्कुल है बेटा, अच्छा पैसा है, क्योंकि आज की डेट में लोग सिर्फ एलोपैथी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, वो दूसरे को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप अपना टैलेंट कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त को गर्दन में खिंचाव सा लगने लगा, प्रॉब्लम लगने लगी, ठीक है। अब वो गर्दन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो समझ में आ रहा था कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें शायद कोई तकलीफ होगी, ठीक है। तो वो जो मेरा फ्रेंड है वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, तो मैंने कहा कि क्या करोगे, बोलता मैं नेट में खोजता हूँ कोई यहाँ पे अगर हेल्प सपोर्ट मिल जाए तो। उसने नेट पे डाला तो फिजियोथेरेपिस्ट, उसको 2 या 3 फिजियोथेरेपिस्ट का नाम सर्च इंजन पे फ्लैश हुआ। अब उसने फर्दर मोर एक्सप्लोर किया तो समझ में आया कि एक फिजियोथेरेपिस्ट उसमें से ऐसा है जो घर आता है और घर में आके वो एक्सरसाइज करवा के जाता है, ठीक है। लेकिन घर आने का आधे घंटे का उसका चार्ज है 600 रुपीज। मेरा जो फ्रेंड है उसको पैसे की कमी है नहीं, उसने उसको बुला लिया और लगभग 8 या 9 सेशंस हुए हैं और ही इज ओके, परफेक्टली ओके। अब ये 8 या 9 सेशन में फिजियोथेरेपिस्ट के आराम से 10,000 बनते हैं, ठीक है। वो क्यों बने? क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑनलाइन भी था, यानी जो प्रेजेंटेशन आपका है वो कैसा है, वो अप टू डेट है कि नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए। आपके पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि उस ज्ञान को लोगों के सामने ला पाओ, लोगों के सामने उसका शोकेस कर पाओ, ताकि लोग आपको याद करें। तो फिजियोथेरेपी भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको हमेशा पैसे मिलेंगे, और बीपीटी वाले भी डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के साथ, ये मैं आपको बता दूं। बस उनको डॉक्टर के साथ आखिरी में एक
ब्रैकेट्स में पीटी यानी फिजियोथेरेपी लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं कोर्स है जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं मालूम है, नया कोर्स है, बिल्कुल कोशिश कीजिए इसको अप्रोच करने का और बहुत अच्छे रिटर्न्स है। ये कोर्स कहलाता है BASLP, ठीक है, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच पैथोलॉजी। अब ये क्या है? बेसिकली ये ऑडियोलॉजिस्ट है और उसके साथ में ऑडियोलॉजिस्ट के साथ में एज अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट है। अब आप समझिए कि ऑडियोलॉजिस्ट कौन होता है। ऑडियोलॉजिस्ट वो होता है जो अगर आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या कान में कम सुनाई दे रहा है, जो अक्सर होता है एज के बाद, 45 साल के बाद, 50 साल के बाद अक्सर लोगों को तकलीफ आती है सुनने में। क्यों तकलीफ आती है? क्योंकि आप हेडफोन लगा के जोर जोर से म्यूजिक सुनते हो, या आप दिन भर कुछ ना कुछ DSP में काम कर रहे हो, बड़ी मिल्स हैं, सब कुछ है, ठीक है। देयर कैन बी 10,000 रीजंस। तो ऐसे लोगों को जरूरत पड़ता है, और अगर पड़ता है तो आपको नेचुरली क्या करना पड़ेगा, एक ऑडियोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना होगा, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, जिनको बोलने में तकलीफ होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक आपको चाहिए रहता है कौन, स्पीच पैथोलॉजिस्ट। तो ये बेसिकली देखो 4 साल का एक डिग्री कोर्स है, इसमें 3 साल का डिप्लोमा है। 3 साल में 2 साल आप, अगर डिप्लोमा की बात करूं तो 2 साल आप पढ़ाई करोगे और 1 साल आपकी इंटर्नशिप है, और जब आप डिग्री करते हो तो उसमें 3 साल आप पढ़ाई करते हो, 1 साल आपकी इंटर्नशिप है। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे पोजीशन है इनके लिए, और एक स्टार्टिंग सैलरी इसकी जो एवरेज होती है वो 45,000 से लेके 50,000 होती है। तो आप समझ रहे हो, 45 से 50 मतलब लगभग एक MBBS डॉक्टर की स्टार्टिंग सैलरी जितनी। तो हुआ ना ये फायदे का सौदा। तो जितने लोग भी नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो इसको भी ध्यान में रखना, ये कोर्स को भी ध्यान में रखना, एंड ट्राई टू अपीयर फॉर दिस कोर्स आल्सो। किसी ने पूछा है कि हार्ट सर्जन बनने के लिए क्या? बेटा आपको बेसिकली कार्डियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा इफ यू वांट टू बिकम ए हार्ट सर्जन, और कार्डियक सर्जन बनना पड़ेगा, यानी MS कार्डियोलॉजी आपको करना होगा, ठीक है, कार्डियक सर्जन। राइट, कैन आई मूव अहेड विद सम अदर? एक और मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा डिप्लोमा और है, बेसिकली BSc कोर्स भी है। अगर आपका MBBS में नहीं हो पाता है, मान लो, तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, पैसे कमाने हैं, तुरंत नौकरी में लगना है, तो यू कैन टेक अ BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? डायलिसिस क्या हुआ मैं आपको समझाऊं। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम होता है, अक्सर लोगों को आजकल किडनी की समस्या रहती है, तो उनको अपना खून साफ करवाने के लिए डायलाइजर मशीन की जरूरत पड़ती है। डायलाइजर मशीन जो होता है वो हमेशा डॉक्टर ऑपरेट नहीं करता, वो टेक्नीशियन ऑपरेट करता है, वो होता है डायलिसिस टेक्नीशियन। तो एक डायलिसिस टेक्नीशियन को आज की डेट में स्टार्टिंग सैलरी लगभग 20 से 25 हजार है, जो